हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न ऑफ द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग करने वाले हैं आपके आईसीएसई क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स एंड मिक्सचर्स को। ओके, तो वैसे तो हम लोग ने इसी चैप्टर को, सेम चैप्टर को क्लास 6 में भी पढ़ा है। ओके, तो आपने अगर मेरे से पढ़ा होगा तो आपको तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट पता होंगी। ओके, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें फिर से पढ़ाऊंगा। ओके, वैसे तो आपने आपके स्कूल में क्लास 6 में तो ये चैप्टर पढ़ा होगा, आई नो, आई एम डेफिनेटली श्योर, क्योंकि ये क्लास 6 में तो था। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इसी चैप्टर को एक बार फिर से दोहराएंगे, एक बार हमारे नॉलेज को रिकैप करवाएंगे। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स एंड मिक्सचर्स को अच्छे से समझने के लिए। ओके, अगर कोई गैप रह गया होगा हमारे नॉलेज के बीच में तो वो आज भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पहले टॉपिक से। ओके, तो एलिमेंट्स को शुरू करने से पहले एक बार फटाफट मैटर के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ओके, तो मैटर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 में भी पढ़ा है हम लोग ने, क्लास 3 से पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग ने भाई ये पढ़ा है कि दो टाइप के मतलब मैटर का क्लासिफिकेशन देखा हम लोग ने, दो टाइप के होते हैं शुरुआत में, लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। करेक्ट। अब ये जो नॉन लिविंग मैटर जो है, नॉन लिविंग मैटर, ओके, इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, इसको समझते हैं केमिस्ट्री में। लिविंग वाला तो भाई हम लोग बायो में पढ़ लेते। तो नॉन लिविंग फिर से दो टाइप में क्लासिफाइड है। ओके, एक तो है एकदम प्योर वाला मैटर, ओके, उनको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, और दूसरा जो है वो है मिक्सचर्स। ओके, दूसरा टाइप। अब देखो हम लोग आ जाएंगे हमारे चैप्टर के नाम पर। तो प्योर सब्सटेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स, ये हमको पता है, और दूसरे होते हैं कॉम्पाउंड्स। करेक्ट। तो आ गए हम लोग हमारे चैप्टर के नाम पर, एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ओके, अब यहां पर हम लोग इस वीडियो में फटाफट एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स और मिक्सचर के जो बेसिक्स है, जो हम लोग ने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ लिए, उन बेसिक्स को हम लोग फिर से एक बार उनसे गो थ्रू करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग एलिमेंट्स। तो बच्चों, अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स से। तो एलिमेंट्स क्या है भाई? अभी हम लोग ने देखा प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है ना। तो एलिमेंट सिंपली है ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि बना हुआ है बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। ओके, समझ में आया? या फिर आइडेंटिकल एटम्स कह सकते हैं। तो ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, एलिमेंट है। तो आपको अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस दिखा और वो अगर आपको समझ में आया कि भाई ये सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, बेझिझक बोल दो भाई ये एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल गोल्ड लेते हैं। ओके, तो जो गोल्ड है वो गोल्ड के एटम से ही बना हुआ है, तो सेम टाइप के एटम्स हुए। या फिर मैं आयरन का ब्लॉक लूँ। ओके, सपोज मैं आयरन का ब्लॉक ले रहा हूँ, तो वो सिर्फ आयरन के एटम से ही बना हुआ है, तो वो भाई हम लोग उसको भी कहेंगे कि ये भी एलिमेंट ही है। समझ में आ गई बात? सिंपल थी। फिर अब अभी तक तो साइंटिस्ट लोगों ने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, पर उसमें से 94 ही जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है। बाकी के बचे हुए जो 24 है मोस्टली, यहाँ से 6 वहाँ से 18, मतलब 24, तो बाकी के बचे हुए 24 जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। ओके, तो सोचो कहाँ तक पहुँच गया है साइंस। नेचर से मिलते मिलते हम लोग एलिमेंट्स में इतने खो गए, एलिमेंट्स से इतना प्यार करने लग गए कि भाई साहब हम खुद ही नए नए एलिमेंट्स बनाना शुरू कर दिए। सुपर, राइट? तो उसी तरह अब एलिमेंट्स जो है सिंपली मैंने बताया ऐसे प्योर सब्सटेंसेस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए। इन शॉर्ट एलिमेंट्स बने हुए एटम से। सिंपल, राइट? हमें पता है मैटर भाई बना हुआ है एटम से, तो मैटर का ही एक फॉर्म है एलिमेंट, तो वो भी एटम से ही बना होगा। सिंपल सी बात है। अभी भी हम लोग ने देखा एलिमेंट के डेफिनेशन से भी हमको यही समझ में आया कि भाई एलिमेंट बना हुआ है सेम टाइप ऑफ एटम से, मतलब सिंपली एटम से। पर अब कुछ एलिमेंट्स जो है ना, ओके, ये इनके हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कह रहे हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब उन एलिमेंट्स का, ओके, ऐसा पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम लोग गोल्ड की बात करें या फिर आयरन की बात करें, तो उनका सबसे छोटा पार्टिकल तो हमें पता है एटम ही है।
ओके, जैसे कि गोल्ड के एटम्स या फिर आयरन के एटम्स, थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स ही है। ओके, क्योंकि उनके एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, उनका इस मतलब उनका एग्जिस्टेंस है। गोल्ड के एटम्स ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, आयरन के एटम्स ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, वो भले बहुत एक दूसरे के साथ करीब करीब है, ओके, चिपके हुए हैं, पर है एग्जिस्ट तो इन द फॉर्म ऑफ एटम्स करते हैं। ओके, पर वैसे ही कुछ अगर हम लोग एग्जाम्पल्स ले, जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है, इसके जो एटम्स है, ओके, ऑक्सीजन के एटम्स वो ऐसे ही इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, इनको ऐसा रहता है कि ये अकेले नहीं रह पाएंगे, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक एटम बोलता है कि भाई मेरे को और एक एटम चाहिए मेरे जोड़ी में, ओके, साथ में, और हम दोनों मिलके एग्जिस्ट कर लेंगे। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये जो दोनों मिल रहे हैं, दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते तो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, या फिर कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो एटम्स में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि ऑक्सीजन की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स एज इन सच एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, जहां पर भी ऑक्सीजन का एटम होगा वो दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलन होगा उसका, और वो एक मॉलिक्यूल बना देगा। समझ में आ गई बात। तो एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग कह सकते हैं, ओके, मे एग्जिस्ट एज एटम्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे एलिमेंट बना हुआ है, तो अल्टीमेटली एटम से बना हुआ है, वो बात समझ में आ गया हमें। पर अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। ओके, मतलब जिससे एलिमेंट बना हुआ है, अल्टीमेटली तो एटम से बना हुआ है, पर बीच में ऐसे हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ एलिमेंट्स जो है वो डायरेक्टली, जैसे एटम से बने हुए सारे एलिमेंट्स वैसे ही वो भी एटम से ही बने हुए, पर कुछ एलिमेंट्स के केस में उनके एटम्स एज इन एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, उनको हमेशा दूसरे एटम के साथ जुड़ना होता है, उन्हीं के जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ना होता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई देखो, कुछ कुछ एटम्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है वो एटम्स है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे कि गोल्ड कहो, आयरन कहो, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है गोल्ड के एटम्स या फिर आयरन के एटम्स। वैसे ही कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके मॉलिक्यूल्स। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई पूरी चीज। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है, सारी चीजें हैं, अब हम लोग इनका नाम तो हमें अब पता ही है। देखो, ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन लिखा मैंने, अब मेरे को कुछ बताना है ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन के बारे में जो कुछ भी मैं लिखूंगा तो सारे हर बार में ऑक्सीजन 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 ऐसे लिखते रहूंगा, तो यार मैं थक जाऊंगा ना, आप भी थक जाओगे, साइंटिस्ट भी थक जाते थे, ऐसे ही समझ लो। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई कुछ शॉर्ट फॉर्म बना देते, 50 बार ऑक्सीजन लिखना नहीं हो रहा है हमसे भाई। ओके, सिंपल सी चीज़ है। तो जैसे कि हम लोग भी चैट वगैरह करते हैं, ओके, आप अब बच्चे हो तो फिर भी आपको पता होगा चैट कैसे करते हैं, वैसे तो बच्चों को कम नहीं समझना चाहिए, राइट। तो आप हंस रहे होगे मन ही मन में, मुझे पता है आप हंस रहे होगे, चलो, तो वो बात अलग है। तो आप सपोज चैट भी आपको करने आता होगा, तो उसमें भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते होंगे, राइट, इंग्लिश के वर्ड्स को। वैसे ही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने भी एलिमेंट्स के नाम के शॉर्ट फॉर्म्स कर दिए, ऐसे समझ लो, उन्हीं को सिंबल कहते हैं। तो इन शॉर्ट सिंबल क्या हुआ, सिंपली शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म को अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज में एब्रीविएशन भी बोलते हैं। तो सिंबल क्या हो गया फिर, ओके, सिंपली शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट या फिर एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। समझ में आ गई बात। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के केस में हम लोगों ने क्या किया, मोस्टली ओके, ऐसा ही आपको मिलेगा कि जो भी एलिमेंट का नाम है उसका पहला लेटर जो है उसको कैपिटल में लिख देंगे, वो उसका सिंबल हो जाता है। ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, तो हाइड्रोजन लिख दिया मैंने। अब ये हाइड्रोजन का पहला लेटर कैपिटल में लिख दूंगा, वो होगा उसका सिंबल हाइड्रोजन H। नाइट्रोजन का N है कैपिटल लेटर, मतलब N है पहला लेटर, उसको मैं कैपिटल में लिख दूंगा, तो नाइट्रोजन का सिंबल है N। ओके, तो इसी तरह से हम लोग ने सिंबल देना शुरू किया। तो मोस्टली हम लोग देख सकते हैं कि भाई एलिमेंट्स के केस में पहला लेटर, ओके, ऑफ द एलिमेंट इन कैपिटल, ये होता है सिंबल। पर कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें देखो, अब एलिमेंट्स के नाम भी ना एकदम अजीबो गरीब एक दूसरे से मैच भी करने लग जाएंगे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कार्बन, कैल्शियम और कोबाल्ट। अब देखो, इनके नाम के पहले लेटर्स तो सी ही है। अब तीनों को भी मैं कैपिटल सी सिंबल दे सकता हूँ क्या, कंफ्यूजन हो जाएगा ना भाई। मैं अगर कैपिटल सी लिख दूंगा तो फिर मैं सोच में पड़ जाऊंगा कि ये क्या हो रहा है।
ये मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम की बात कर रहा हूँ या कोबाल्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा अलग अलग इनके लिए। तो कार्बन को तो सी दे दिया, कैल्शियम के केस में ये जो बाद में जो ए आ रहा है ना उसको भी साथ में ले लिया और कैल्शियम का सी ए कर दिया सिंबल। ओके, तो पहला लेटर कैपिटल रखते हैं पर दूसरा लेटर जो ले रहे हैं वो स्मॉल रखते हैं हमेशा, ये याद रखना है। कोबाल्ट के केस में CO हो गया, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। अब देखो एक सिग्निफिकेंस वाली बात बता रहा हूँ, ये जो स्मॉल लेटर लिखना है ना दूसरा वाला, इसको भूलना नहीं है। ओके, गलती से कोबाल्ट के CO को आपने ऐसा अगर लिख दिया, सपोज लिख दिया, चलो हो सकता है ना, गलती हो सकती है, तो अब मैं बता रहा हूँ उसके बाद नहीं गलती करनी। ओके, बताया नहीं होता तो चलो ठीक है, तो अब ये O कैपिटल लिख दिया तो ये कोबाल्ट नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। ओके, क्या और बन जाएगा इनके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, आपको तो पता ही होगा, कंपाउंड बन जाएगा ये। ओके, पिछले ही साल हम लोग ने तो ये सब पढ़ा है क्लास 6 में। ओके, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। फिर ओके, यहाँ पर जो मैंने चीज़ बोली वही यहाँ पर लिखी हुई है, क्लियर। चलो, तो अब कुछ एलिमेंट्स जो है इन अब तक जो हम लोग ने एलिमेंट्स देखे उनके नाम उनके इंग्लिश नामों से लिए गए थे। अब कुछ एलिमेंट्स जो है उनके नाम उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। ओके, तो लैटिन में सोडियम को कहते हैं नात्रियम। ओके, तो आप कैसे भी उसको प्रोनाउंस करो, लैटिन नाम मुझे आती है ना आपको आती है, आपको आती होगी तो आप सही से प्रोनाउंस करना, नहीं आती होगी तो भाई कैसे भी करना। ओके, जो भी वे में आपको फन वे में प्रोनाउंस करना है कर लो, उसी से आप चीज़ों को याद रख पाओगे। ओके, तो ये मेरा ट्रिक है, चीज़ों को थोड़ा फनी वे में प्रोनाउंस करो, फनी वे में बोलो तो थोड़ा दिमाग में चिपक जाती है। ओके, तो नात्रियम, वैसे ही कालियम, तो अब मैं कैलियम भी कह सकता हूँ पर मेरे को कालियम कहना अच्छा लग रहा है, तो कैलियम, तो कालियम बोल दिया मैंने। ओके, तो देखो पॉइंट पे आते हैं, तो नात्रियम में सोडियम का नाम नात्रियम है लैटिन में, तो Na हो गया, करेक्ट। तो ये जो Na जो है ये उसका सिंबल है, सिंबल किसका, सोडियम का। ओके, तो ऐसे भी आपको मिलेंगे सिंबल्स। ओके, चलो फिर कालियम के केस में पोटेशियम का लैटिन नेम ये है, तो पोटेशियम का सिंबल भाई K है। ओके, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होंगे, ये तो आपके लिए एक रिकैप ही चल रहा है, राइट। ओके, और जिन बच्चों ने शायद पढ़ा नहीं होगा ठीक से, तो उनके लिए उनके नॉलेज में अगर कोई गैप रह गया होगा तो वो चीज़ यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी, आपके नॉलेज की गैप हट जाएगी इस वीडियो लेक्चर से। ओके, चलो आगे बढ़ते। तो ये समझ में आ गई होगी आपको बात। अब पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स आई एम डेफिनेटली श्योर आपको पता होंगे, फिर भी एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है भाई। ओके, तो हम लोग ने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए। अब हम इंसान की एक टेंडेंसी होती है कि हमें ना चीज़ों को थोड़ा आसान वे में करना होता है। ओके, कितना ज़्यादा आसानी से वो चीज़ हो सकती है उतनी ज़्यादा करनी है, करेक्ट। घर बैठे बैठे चीज़ों को मंगाना है, आसान हो गया ना, जाके बाहर जाके फिजिकली जाके शॉपिंग करने से, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इंसान को भाई एलिमेंट्स पढ़ने थे, आसान तरीके से पढ़ने थे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने थे, तो उन्होंने क्या सोचा, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम एलिमेंट्स को कुछ ऐसे टेबल फॉर्म में सजा देते हैं ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो इसी टेबुलर अरेंजमेंट को हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। सिंपल सी बात। अब इसके बारे में सब रामायण महाभारत आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, वो उसमें कोई संदेह नहीं। ओके, चलो, तो अब फिलहाल तो पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ गया। अब इस पीरियोडिक टेबल में हमें बस पहले 20 एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करना है, बस बाकी तो बात बन जाएगी। तो ये पहले 20 एलिमेंट्स हमारे यहाँ रहे। ओके, और इन पहले 20 एलिमेंट्स के बस हमको सिंबल्स अच्छे से पता होने चाहिए, नाम अच्छे से पता होने चाहिए। तो पहला है भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ओके, H, राइट। दूसरा है हीलियम, ओके, तो हीलियम का है He, ओके। फिर लिथियम का है भाई Li, ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको थोड़ी दिक्कत होगी ये देखने में। ओके, फिर है बेरिलियम, बेरिलियम का है Be, बोरॉन का है B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne। ओके, तो 10 तक हो गए हमारे। फिर से हम लोग शुरू कर दें। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम भी लिख देता हूँ मैं। ओके, 10 तक हो गए, फिर से 11 से शुरू कर दें। ओके, तो भाई सोडियम है हमारा 11वां, ओके, उसका Na है, मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम Al, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हो गया। फिर सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, ओके, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर। तो मैं मुंह से नाम ले रहा हूँ, लिखने में सिंबल्स लिख रहा हूँ। ओके, तो आप मैच कर सकते हो। ओके, फिर सल्फर के बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और हमारा कैल्शियम। ओके, तो ये है भाई पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि भाई एलिमेंट्स जो है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल तो दिखा दिया, हम लोग ने पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में भी देख लिया। तो इन एलिमेंट्स को हम लोग ने रफली शुरुआत में, आप छोटे हो बच्चे हो तो हम लोग इनको एकदम सिंपल 3 कैटेगरीज में
क्लासिफाई करने वाले हैं। ओके, जो कि 3 कैटेगरीज कौन से हैं? सिंपल से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो 3 कैटेगरीज है, ओके, इसमें से सबसे बड़े कैटेगरी में या फिर सबसे बड़ा कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स इज मेटल्स। ओके, सबसे बड़ा। फॉर एग्जांपल, अब पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, 118 के 118 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हो के स्क्रीन पर। तो इसमें से मेजर चंक जो है, ओके, फॉर एग्जांपल मैं अब ऐसे मार्क करके चलता हूँ, ओके, कि जो भी मार्क मैंने किया है ना उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उसको समझ लेना कि वो सब मेटल्स हैं। ओके, चलो मैंने रेड ही कलर ले लिया। तो इस हाइड्रोजन को छोड़ के, ओके, ये पूरा 2 रो जो दिख रहा है आपको, ये फिर ये जो पूरा का पूरा बीच का रो आपको दिख रहा है, ये ओके, ये जो नीचे वाला जो रो है 2, ये भी मेटल्स है भाई साहब। ओके, तो देखो ये इतने सारे मेटल्स है। अब और भी मेटल की कहानी खत्म नहीं हुई। ओके, यहाँ पर यहाँ से ये जो थोड़ी सी लाइट ग्रीनिश लाइन दिख रही है आपको, ऐसी लाइट ग्रीनिश बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ऐसे, यहाँ से देखो मैं ऐसे बॉर्डर कर रहा हूँ, ओके, यहाँ तक, ओके, ये सारे मेटल्स है, सारे के सारे मेटल्स। ओके, इतने सारे। तो सोचो 118 में से मेजर चंक क्या है? हमारे मेटल्स है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नॉन मेटल्स पर। तो नॉन मेटल्स के लिए मैं कोई अलग कलर ले लेता हूँ। चलो, तो नॉन मेटल्स कौन से हैं? सिंपली सबसे पहला नॉन मेटल तो आप यही याद रखोगे, हाइड्रोजन। इसके अलावा ये जो ग्रीन लाइन के इस तरफ, ओके, निचला हिस्सा जो था वो मेटल्स का था। अब ग्रीन लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये देखो, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा यहां से यहां तक एकदम, ओके, ये है नॉन मेटल्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब यहां पर बचा क्या? ये पूरे नॉन मेटल्स, ये अकेला नॉन मेटल्स। अब तीसरा कैटेगरी जो कि है मेटलॉइड्स। अब इसकी खास बात ये है कि ये भाई साहब जो प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, वो दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह होती है। ओके, थोड़े मेटल्स की तरह भी प्रॉपर्टी शो करेगा, थोड़े नॉन मेटल्स की तरह भी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम लोग कहते हैं कि भाई साहब अब इसको डाले कहा, ना मेटल में इसको जगह दे सकते हैं ना नॉन मेटल में, तो इसको कोई तो बीच वाला एक क्लासिफिकेशन बना दिया जो कि है मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड ना, देखो ये जो एलिमेंट्स हैं, ओके, इसको मैं अब अलग कलर से थोड़ा आपको डिनोट करवाता हूँ। चलो ये वाला कलर ले लिया मैंने, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ये जो मैंने एलिमेंट्स ऐसे सर्कल के 3 और 3 6 और 1 7, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं हमारे मेटलॉइड्स। ओके, तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था पीरियोडिक टेबल की मदद से मैंने, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, हम लोग ने पिछले क्लास में भी पढ़ी, तो इनसे एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ, और एक सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पर ये वाला जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ओके, यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्ट्रेट कॉलम, इतनी ही लास्ट वाला स्ट्रेट कॉलम, ये वाला, कि थोड़ा सा मैं इसको अलग कलर से ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते इसको, तो आपको थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा कि ये वाला ब्लॉक, ओके, इसको हम लोग ने, ये जो है इनको हम लोग ने अलग से नाम दिया, इनको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट वगैरह नहीं करते। ओके, मतलब इनको ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना नहीं होता है, आसान भाषा में। ओके, कुछ नया कुछ बनाना नहीं होता है, अपने आप खुद चुपचाप बैठना इनको अच्छा लगता है। कैसे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब हमारे अगल बगल में, जिनको ज़्यादा इंटरेक्ट करना नहीं होता, कुछ इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं हमारे क्लास में। ऐसे समझ लो कि इन सारे बच्चों में से ये जो बच्चे हैं वो एकदम ही इंट्रोवर्ट है, एकदम ही इंट्रोवर्ट, किसी से बात भी नहीं करेंगे, ना हाँ ना यस ना नो, कुछ भी नहीं। ओके, ऐसे वाले हैं। अब थोड़े जो नॉन मेटल्स हम लोग ने देखे थे, अब मेटल्स तो काफ़ी सारे हैं। ओके, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो जो जाने माने मेटल्स के नाम तो आपको पता ही होंगे। ओके, सोडियम जैसे हमारा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके, ये थोड़े बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं। आयरन, या फिर हम लोग कहें जिंक, एल्यूमिनियम, राइट। तो ऐसे लेड, थोड़ा बहुत यहाँ आपने सुना होगा सिल्वर, गोल्ड। ओके, अब इनमें ना ये जो मर्क्यूरी है, ये भी इंटरेस्टिंग सा मेटल है, हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो ये सारे थे मेटल के एकदम कॉमन जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो। इसके अलावा जो नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स होंगे, ओके, जो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ओके, वो है देखो कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो ये जो कुछ है, और हाँ एक्सेप्शनली ये तो भूलना ही नहीं, हाइड्रोजन। ओके, तो ये कुछ जाने माने नॉन मेटल्स है, एकदम कॉमन से नॉन मेटल्स, जिनके बारे में हम लोग आगे केमिस्ट्री जब तक पढ़ते रहेंगे इनका जिक्र होता ही रहेगा। ओके ओके, तो अब चलो फटाफट एकदम गो थ्रू कर लेते हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज से। ओके, तो पहला है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, दोनों को हम लोग एक साथ ही देखेंगे। ओके, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के कन्वर्जन वगैरह में। तो अब मेटल्स के केस में इनके जो लिक्विड फॉर्म में जब मेटल होगा तो उसको गैसियस स्टेट में पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त हीटिंग करनी पड़ती है। ओके, तब जाके वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है। तो वो टेम्परेचर है जिसके परे मेटल हमारा लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल जाता है। ओके, वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं हम लोग बहुत हाई है। मतलब सपोज अपन अगर आयरन का ब्लॉक लेंगे, उसको अगर हम लोग मेल्ट करेंगे तो वो मोल्टन आयरन का ब्लॉक हो जाएगा, मतलब मोल्टन आयरन हो जाएगा। ओके, ये सपोज ये आयरन का ब्लॉक है, इसको मैंने हीट किया। ओके, हीट को ऐसे मैं ट्रायंगल बता रहा हूँ। ओके, तो ट्रायंगल मतलब एक सिंबल है हीट का। ओके, तो ये ऐसे मोल्टन आयरन बन जाएगा एकदम। ओके, मोल्टन आयरन ऐसे मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। और फिर हम लोग इसको भी और ज़्यादा हीट करते जाएंगे तब तक जब तक ये भाई साहब आयरन के वेपर्स ना हो जाए, लिक्विड आयरन से आयरन के वेपर्स ना बन जाए। ओके, तो ये ज़बरदस्त हीट करना पड़ता है हमको अपना जो लिक्विड आयरन को कन्वर्ट करने के लिए आयरन के वेपर्स में। ओके, ताकि पूरा का पूरा लिक्विड आयरन आयरन के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। उस टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ता है हमको, और वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ओके, तब जाके हमारा सारा का सारा ओके लिक्विड आयरन पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे पूरे के पूरे वेपर्स ऑफ आयरन में। ओके, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट, जिस टेम्परेचर के परे हमारा सब्सटेंस जो है वो वेपर स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ऐसा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है मेटल्स के लिए, और वो ही बहुत ज़्यादा लो है इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। बहुत कम टेम्परेचर पर हमारे जो नॉन मेटल्स हैं उन अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उनको हम लोग को अगर गैसेस फॉर्म में पहुंचाना है तो हम लोग अगर उनको हीट करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर के बाद हमारा जो नॉन मेटल है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो वो टेम्परेचर काफ़ी कम है। ओके, थोड़ा बहुत हीट करने पर ही वो टेम्परेचर रीच हो जाता है। फिर हमारा नॉन मेटल शुरुआत हो जाता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलना, और पूरा का पूरा फिर उस टेम्परेचर के परे बदल जाता है। ओके, मतलब उस टेम्परेचर पर कन्वर्जन शुरू हो जाता है और फिर उस टेम्परेचर के पार रहता ही नहीं हमारा लिक्विड वाला नॉन मेटल। तो वो कम है टेम्परेचर, इसीलिए भाई हम लोग कहते हैं नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। ओके, जो कि है कार्बन का एक्सेप्शन। डायमंड और ग्राफाइट जो है भाई साहब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम नहीं है। ओके, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है तब जाके इनके लिक्विड स्टेट से ही गैसियस स्टेट में पहुंच जाते हैं। ओके, इन शॉर्ट इसका मतलब। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट, तो मेटल्स को उनके सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में पूरा का पूरा कन्वर्ट होने के लिए हमको हीट करना पड़ेगा। तो एक टेम्परेचर पर रीच करना पड़ेगा हमको। उस टेम्परेचर पे आने के बाद कन्वर्जन तो शुरू हो ही जाएगा, और उस टेम्परेचर के बाद हमारा मेटल सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिर्फ लिक्विड में एग्जिस्ट। ओके, वो टेम्परेचर है भाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। अब ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है हमें, तो इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है मेटल के। उसी तरह उल्टा समझ लो आप कि भाई नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स लो है। ओके, ये जो टेम्परेचर है पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर हमारा सॉलिड वाला नॉन मेटल ओके लिक्विड वाले नॉन मेटल में बदल जाता है, और उस टेम्परेचर के परे हमें सिर्फ लिक्विड वाला ही नॉन मेटल मिलेगा। ओके, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जहां पर हमारा सॉलिड वाला नॉन मेटल स्टार्ट होता है बदलना इनटू लिक्विड वाले नॉन मेटल में। ठीक है, तो वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, और वो काफ़ी कम है इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो हमको थोड़ा कम टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है, हमारा नॉन मेटल रेडीली उसके सॉलिड में से लिक्विड में बदल जाता है। ओके, क्लियर। अब बात आती है कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी में कह रहा हूँ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों की बारे में कर रहा हूँ मैं। ओके, बात कर रहा हूँ कंडक्टिविटी मतलब हीट को भाई कैसे कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भाई कैसे कंडक्ट करते हैं। तो मेटल जो है भाई गुड कंडक्टर्स है दोनों हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, मतलब सिंपली हमारा मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। ओके, हमारा मेटल जो है वो हीट को भी पास होने देगा उसके थ्रू। ओके, मतलब सिंपल सी चीज़ है ना, आप अगर गर्म चम्मच लोगे और अगर सपोज आप गरम गरम चाय में रख रहे हो तो थोड़ी देर के बाद वो चम्मच भी थोड़ा सा हॉट हो जाएगा, क्योंकि हीट वो चम्मच से पास हो रही है।
ओके, हीट वो चम्मच में भी जा रही है और चम्मच हमारा हीट क्या हो रहा है, पास होने दे रहा है हमारे हाथ तक। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पता है ना भाई, मेटल के ऑब्जेक्ट से कभी भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है। ओके, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो शॉक लग सकता है। करेक्ट करेक्ट। वैसे ही नॉन मेटल्स के केस में भाई साहब ये बुरे कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, पर यहाँ पर एक्सेप्शन है ग्राफाइट का। अगेन आया कार्बन। ओके, तो कार्बन का एक फॉर्म है, ओके, ग्राफाइट। डायमंड भी फॉर्म है। ओके, तो ये जो फॉर्म्स थे ये एक्सेप्शन थे। अब यहाँ पर कार्बन का सिर्फ ग्राफाइट ये जो फॉर्म है ये एक्सेप्शन है। ओके, फॉर्म मतलब सपोज उसका एक कार्बन एग्जिस्ट करता है ना, तो उसका एक अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वो डायमंड में एग्जिस्ट करता है, ग्राफाइट में एग्जिस्ट करता है, तो ग्राफाइट एक फॉर्म है। क्लियर, यहाँ तक तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो ग्राफाइट है ये भाई साहब गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एक्सेप्शन बन गया, क्योंकि हम लोग को तो पता है भाई नॉन मेटल्स तो बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, पर भाई ग्राफाइट जो है मतलब जो कार्बन का फॉर्म है, इन शॉर्ट ऐसे कह लो कार्बन कह लो, तो ये भाई गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते। अब ये पहले तो मेन से प्रॉपर्टीज हम लोग देख ली। अब ये तो बहुत सिंपल से प्रॉपर्टीज है। लस्टर, तो मेटल के केस में मेटल्स लस्टरस होते हैं, मतलब शाइन करते हैं। क्योंकि फ्रेश आप अगर आप आयरन का ब्लॉक लोगे, उसको अगर आप कट करोगे, ओके, एकदम मस्त बीच में से कट करोगे, तो जो कट करने के बाद जो एकदम फ्रेशली नया सरफेस जो दिखेगा आपको, ओके, सपोज मैं ऐसे इसको 3D में बनाता हूँ, ओके, तो ऐसा सपोज आपने कट कर लिया बीच में से, ओके, तो ये इसके बाद ये टुकड़ा हो जाएगा ना इसका, तो कुछ ऐसा इसका ऐसा टुकड़ा हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। ओके, कट करने के बाद ऐसा इसका, ओके, फ्रेशली कट वाला सरफेस ये दिखेगा, देखो। ओके, यहाँ पर यहाँ से कट करने के बाद, ओके, ये दूसरा वाला टुकड़ा रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला छोड़ो, मतलब ये इसके अंदर का भी ये वाला भी फ्रेशली कट रहेगा, ये वाला भी फ्रेशली एक्सपोज्ड सरफेस है। अब ये आपको ना थोड़ा शाइन होते हुए दिखेगा। ओके, वैसे तो मेटल्स को ऊपर से भी शाइन होता है, पर अब रस्ट हो गया, कुछ हो गया, तो इसीलिए आप अगर कट करके देखोगे तो भी आपको शाइन दिखेगा। ओके, ऊपर से भी वैसे मेटल्स शाइनी ही होते हैं, एकदम मस्त शाइन करते हैं। वैसे नॉन मेटल्स भाई नॉन लस्ट्रस होते हैं। पर एग्जांपल यहाँ पर डायमंड क्या है, कार्बन का फॉर्म है एक। ओके, पर ये तो भाई लस्ट्रस होता है, कितना शाइन करता है डायमंड। करेक्ट, उसी के प्यार में लोग पागल है। राइट। चलो मैं मजाक कर रहा था, आगे बढ़ते हैं। मेलिएबिलिटी। ओके, अब मेलिएबिलिटी क्या है, हम लोग मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि अगर हम लोग मेटल को लेंगे, ओके, अगर आयरन के एक ब्लॉक को ले रहा हूँ, सपोज ओके, ऐसे ब्लॉक को मैंने लिया, ओके, शेप को थोड़ा सा इग्नोर करना, ओके, ऐसे मैंने 3D ब्लॉक को मैंने लिया ऐसे आयरन के, ओके, चलो बना दिया मैंने अच्छा शेप फिर से। तो इस ब्लॉक को मैं अगर ऐसे ठोक के इसको एकदम चपटा कर दूं, एकदम चपटा, तो हम लोग इससे ऐसे एकदम थिन शीट बना सकते हैं, आयरन की ही थिन शीट। ओके, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो ऐसे हमारे मेटल जो होते हैं ना वो मेलिएबल होते हैं। पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है भाई। हमारा एक मेटल है जो भाई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, जो कि है जिंक। क्योंकि जिंक क्या है, ब्रिटल है, ठोकेंगे हम लोग उसको तो वो उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो टुकड़े होंगे तो शीट कैसी बनेगी, नहीं बनेगी। समझ में आ गया बात। पर नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलिएबल होते हैं भाई, इनके पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये ब्रिटल है, ये ऑलरेडी ब्रिटल है, सॉफ्ट है, ठोकेंगे तो इसके ऑलरेडी टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर हो गया बात। तो इसीलिए हम लोग इसको ठोक के शीट में नहीं बदल सकते, ऐसे एकदम मस्त शीट। वैसे डक्टिलिटी, तो मेटल्स को ना अगर हम लोग ठोक के शीट में बना सकते हैं ना, तो इसको एकदम पतली वायर्स में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एकदम पतली वायर्स, एकदम पतली वायर। पर वैसे ही तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ओके, तो हम लोग कहते हैं भाई मेटल्स को अगर हम लोग पतली वायर में मोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये डक्टाइल है। ओके, मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे मेटल्स मेलिएबल है। ओके, इनको नहीं कर सकते तो इसीलिए नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल है, इनको हम लोग थिन शीट में नहीं बीट कर सकते, तो ये नॉन मेलिएबल है। कौन? नॉन मेटल्स। वैसे ही हम लोग नॉन मेटल्स को थिन वायर्स में नहीं बना सकते, तो इसका मतलब वो नॉन डक्टाइल हुए। ओके, डक्टाइल मतलब थिन वायर्स में बना सकते, तो डक्टाइल। तो मेटल्स को बना सकते भाई, तो इसीलिए मेटल्स डक्टाइल। वैसे ही मेटल मतलब अगर थिन वायर में बना नहीं सकते तो नॉन डक्टाइल प्रॉपर्टी है उनकी। किसको नहीं बना सकते? नॉन मेटल्स को नहीं बना सकते, तो इसलिए नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल। ओके, क्लियर हो गया बात। चलो
अगला वाला प्रॉपर्टी है स्टेट। तो मेटल्स पाए जाते हैं मोस्टली सॉलिड स्टेट में, पर मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले ही मर्क्यूरी के बारे में कि भाई इसमें थोड़ा अलग कुछ चीज़ है। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होती है, सबको पता है हमें, राइट। थर्मोमीटर्स में यूज़ किया करते थे हम लोग मर्क्यूरी को। ओके, तो देखो उसके लिक्विड फॉर्म का ही इस्तेमाल हम लोग ने किया। ओके, और भी थर्मोमीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज़ करते, कैसे यूज़ करते, आप पढ़ते जाओगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी। पर आप सब अभी तो बहुत छोटे हो, आगे बढ़ते जाओगे तो खुद से भी सीख जाओगे, या फिर आपका अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो पक्का ढूंढ के देखना कि भाई मर्क्यूरी को ही क्यों यूज़ करते हैं। ओके, या फिर मर्क्यूरी को कैसा इसका इस्तेमाल शुरू किया गया थर्मोमीटर्स में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स तो भाई सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो, मतलब कुछ कुछ नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में है, कुछ कुछ नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ कुछ नॉन मेटल गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड वाला सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, सल्फर। ओके, लिक्विड वाले एग्जांपल में सिर्फ एक ही है भाई जो नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन। और गैस में तो भाई बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन है हमारा, ऑक्सीजन है, ओके, नाइट्रोजन है, ओके, तो कई सारे हैं। क्लियर। फिर हार्डनेस पर आते हैं। मेटल्स एकदम टफ रॉक सॉलिड हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल फिर से सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, नाइफ से भी हम इसको कट कर सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। वैसे ही नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हमको। हम लोग ऐसे उनको हाथ में लेंगे, थोड़ा सा भी ऐसे ब्रेक करना कोशिश करेंगे, टुकड़े टुकड़े करना कोशिश करेंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उनके छोटे छोटे, तो ब्रिटल होते हैं। पर फिर से एग्जाम्पल, कार्बन, डायमंड बहुत हार्ड, बहुत 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 ज़्यादा हार्ड। ओके, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्लियर। आगे नॉन मेटल्स, सॉरी मेटल्स में साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। स्कूल में आपने अभी फिलहाल तो कोई यूज़ नहीं करता, पर जब मैं छोटा था तब हमारे स्कूल्स में ऐसे एक बड़े से मेटल का ऐसा प्लेट हुआ करता था, सर्कुलर प्लेट। ओके, उसको लटकाया गया करता था। ओके, फिर अब एक मेटल का ही हैमर जैसे ऐसा होता था, तो टंग 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 बजाते थे। तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर जो भी हमारा क्लासरूम चल रहा होगा, लेक्चर चल रहा होगा, वो खत्म हो गया है, तो वो इंडिकेट करते थे ऐसे टंग 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 आवाज़ से। तो काफ़ी ज़्यादा साउंड अच्छा प्रोड्यूस करता है हमारा मेटल्स। मेटल्स में वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है साउंड प्रोड्यूस करने की, हिट करने पर, उनको हार्ड हिट करने पर। वैसे ही नॉन मेटल्स, उनके पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती, उनको अगर हम लोग हार्डली हिट करेंगे कुछ साउंड वाउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो सिंस मेटल साउंड प्रोड्यूस करते इसलिए उनको सोनोरस कहा गया है। ओके, और सिंस नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हार्ड हिट करने पर, तो इसलिए उनको नॉन सोनोरस कहा गया है। ओके, क्लियर। देखो एलिमेंट्स क्या थे, प्योर सब्सटेंसेस। कॉम्पाउंड्स भी क्या है, प्योर सब्सटेंसेस का टाइप। तो कॉम्पाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस ही है, पर वो अब ऐसे प्योर सब्सटेंसेस है जो कि बनते हैं जब एलिमेंट्स, ओके, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं। ओके, फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, कौन, कॉम्पाउंड्स बनते हैं। पहले बात मैंने बताई, कॉम्पाउंड तो प्योर सब्सटेंसेस है। ओके, तो कॉम्पाउंड्स है प्योर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अब ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, ये इस तरह से होगा, ओके, कि वो जो रेशियो है, ओके, इनके कॉम्बिनेशन का, वो फिक्स्ड होगा, डेफिनाइट होगा। ओके, डेफिनाइट होगा रेशियो। ओके, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रपोर्शन। अब अगर हम लोग एलिमेंट्स कह रहे हैं तो हम लोग प्रपोर्शन कहेंगे, अगर हम लोग एटम्स कहेंगे तो हम लोग रेशियो कह रहे हैं। ओके, चलो, तो जो भी प्रपोर्शन होगा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का, ओके, वो एक फिक्स्ड होगा, और वो रेशियो जो है या फिर वो जो प्रपोर्शन है, ओके, वो होगा बाय मास। ओके, अब चलो इस चीज को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होता है बाय मास, हमारा डेफिनाइट प्रपोर्शन। ओके, चलो, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ पानी का, पानी हमें सब जगह पे एग्जांपल देने के लिए मदद करता है। देखो इंटरेस्टिंग सी चीज, तो ये जो पानी है, ओके, ये है एक कॉम्पाउंड। ओके, तो अब यहाँ पर पानी में आपको पता ही होगा पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। तो ये जब कॉम्पाउंड बना ना, अब ये तो है भाई प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, ओके, ये बना कैसे है, बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। कौन से भाई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये जब कंबाइन हुए, केमिकली कंबाइन हुए, तब डेफिनाइट प्रपोर्शन में हुए बाय मास। मतलब क्या, तो भाई ये जो कॉम्बिनेशन है इनका, ये है इस प्रपोर्शन में 1:8 बाय मास। आ गई बात समझ में। तो हर एक कॉम्पाउंड में जो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं वो होते हैं इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। तो हम लोग अब एलिमेंट्स कह रहे हैं, इसलिए मैं प्रोपोर्शन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ओके, अब
इसी को थोड़ा और आसान तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको। ओके, आपको लगेगा सर ये क्या है प्रपोर्शन वगैरह चीज़, तो ये आप थोड़े बड़े होंगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी चीज़ें। ओके, जब आप एक्चुअल में समझोगे कि भाई ये जो दो एलिमेंट्स है, ओके, तो इनके मासेस कैसे ढूंढने हैं वगैरह वगैरह, तब आपको ये 1:8 कैसे आया ये समझेगा। अब फिलहाल इसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लास 9th में आप पक्का समझ जाओगे ये चीज़। अब फिलहाल और आसानी से आपको अगर ये चीज़ समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो ये दो एलिमेंट जो है ना, ये हमेशा कंबाइन होंगे। ओके, कैसे? तो ये जो हाइड्रोजन के एटम्स है और ऑक्सीजन के एटम्स है, ओके, हमेशा दो हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे और बोलेंगे एक ऑक्सीजन के एटम को कि भाई साहब चलो केमिकली कंबाइन होते हैं और पानी बनाते हैं, मतलब पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, आगे बस समझ में, यही इसका मतलब होता है सिंपली। ओके, अगर एकदम सिंपल फॉर्म में डिड्यूस करना चाहे हम लोग तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलो अब मॉलिक्यूल्स पर आते, अभी हम लोग एंड तो मॉलिक्यूल पे किए, तो क्या है सिंपली देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्पाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो। तो अभी जो चीज दिखी थी वही लिखी हुई है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कॉम्पाउंड। सपोज मैंने पानी का मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल, ये है भाई पानी का मॉलिक्यूल, आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो ये कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स, यहां पर देखो है ना भाई अलग अलग एलिमेंट तो है भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, अब देखो मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या है, हमने अभी अभी देखा था ना कि मॉलिक्यूल कब बनता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होने पर। फिर वो दो या दो से ज्यादा एटम्स सेम एलिमेंट के हो, जैसे कि सपोज ऑक्सीजन है तो भाई वो और एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हुआ और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। ओके, या फिर सपोज नाइट्रोजन है, ओके, तो वो और एक नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया। समझ में आ गई? तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए भाई दो या दो से ज्यादा एटम्स चाहिए हमें, बस। फिर वो सेम एलिमेंट के हो दूसरे एलिमेंट के हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बनेगा तो भाई मॉलिक्यूल, जो भी बनेगा उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। तो यहां पर भी मॉलिक्यूल की बात चल रही है, पर ये मॉलिक्यूल अब कॉम्पाउंड का मॉलिक्यूल है। ओके, ये मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो ये बात थोड़ी समझनी जरूरी है। बच्चों को अक्सर यही समझ में नहीं आता कि मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के और मॉलिक्यूल्स कॉम्पाउंड्स के क्या फर्क होता है उनमें। ओके, तो चलो ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स है क्या कहा गया है, आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो देखो दो हाइड्रोजन के एटम्स एक ऑक्सीजन का एटम, ओके, यहां पर दिख रहा है आपको दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम, राइट? देखो ऐसे लिख देता हूं मैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स एक ऑक्सीजन का एटम, इन सारे तीनों एटम्स का मिलन हो रहा है, तो ये टू और मोर एटम्स हो गए, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो गए। देखो अलग अलग एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम भी है, ऑक्सीजन एलिमेंट का भी एटम है, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो गए। ओके, कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो, तो देखो ये कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम्स इन दिस रेशियो 2:1। इसका मतलब क्या कि भाई दो हाइड्रोजन के एटम्स एक ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलन करेंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर हो गई? तो इसी को कहते हैं हम लोग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो। ओके, तो डेफिनाइट रेशियो का मतलब मैंने आपको समझा दिया, दो हाइड्रोजन के एटम्स, हमेशा दो हाइड्रोजन के एटम्स एक ऑक्सीजन के एटम के साथ उनका मिलन होगा, ओके, और फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ओके, जो कि है मॉलिक्यूल ऑफ अ कॉम्पाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्पाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो। दो हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन का एटम, दो हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन का एटम, ये रेशियो में कंबाइन होंगे, तब बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल, कॉम्पाउंड का मॉलिक्यूल। क्लियर? चलो ये भी सिंपल सी चीज थी। अब जो भी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती है, ओके, हमारे एलिमेंट्स की जिनसे कंपाउंड बन रहा है, ओके, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जिनसे कंपाउंड बन रहा है, ओके, आर लॉस्ट, गए, एंड कंपाउंड विद अ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, चलो पानी का एग्जाम्पल लेते, अब पक मत जाना पानी के एग्जाम्पल से, पानी ऐसी बेहतरीन चीज है कि क्या ही कहे, मैं क्या ही कहूँ, पर डोंट वरी, और एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास, ओके, डोंट वरी। तो चलो पानी का एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ पर जब पानी बन रहा है तो ये बन रहा है भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से, करेक्ट, इन दो एटम से। तो बोला क्या जा रहा है, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर लॉस्ट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है इनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाती है और कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसकी कोई नई प्रॉपर्टीज होती है जो इनके प्रॉपर्टीज से मैच नहीं होती।
ओके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है, ओके, अब ये देखो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो ऐसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, ओके, ऑक्सीजन एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, दोनों भी गैसेस होते हैं, ओके। अब ये दोनों भी गैसेस की खास बात ये है कि भाई ये जो गैस है ना ये बर्न होता है, ओके, मतलब हम लोग अगर इसको आग लगाना चाहिए तो गैस को आग लग जाएगी, वाओ सुपर्ब। और ये जो गैस है ऑक्सीजन, आपको हमेशा याद रखना है भाई, ये सपोर्ट करता है आग लगने को। ऐसे समझ लो कि भाई झगड़ा चल रहा है और बीच में जाके कोई तो चुटपुटा रहा है, ओके, दूसरे को, है ना, क्या दो लोगों में अगर झगड़ा चल रहा है तो बीच में जाके दोनों को भी उकसाने का काम कर रहा है, ऐसा ही ऑक्सीजन करता है, सपोर्ट करता है जलने की चीज को, ओके। तो देखो दोनों भी चीजें जलने वाली चीज से रिलेटेड है, ये तो भाई खुद जलता है, ये जलने को सपोर्ट करता है, और पानी ये बुझाता है आग को, राइट। तो पूरी की पूरी नई प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड बन गया ना, इनके और ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज तो नष्ट हो गई जब पानी बन गया, तब हाइड्रोजन की ना प्रॉपर्टी रही ना ऑक्सीजन की रही जब पानी बना, ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज नष्ट हो गई और कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म, इनकी प्रॉपर्टी जैसी तो थोड़ी प्रॉपर्टीज की कोई नई प्रॉपर्टी है, ओके। और एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ये दोनों भी गैसेस है, राइट, पर हमारा जब कंपाउंड वाटर बनता है नॉर्मल टेम्परेचर पर ये तो लिक्विड होता है, ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये दोनों गैसेस होते हैं, पर ये तो भाई लिक्विड होता है, तो चलो अलग और एक प्रॉपर्टी दिखी। इसी तरह से और एक मजेदार एग्जांपल है मेरे पास, सोडियम क्लोराइड। अब देखना ये सोडियम क्लोराइड, ओके, इसको हम लोग NaCl कहते हैं, ओके, इसका ये फॉर्मूला है। तो आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, मुझे तो पता है आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, पर फिर भी हम लोग एक बार रिकैप कर रहे हैं, तो चलो। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, ओके, ये सोडियम और क्लोरीन इन दो एलिमेंट से बना हुआ है, ये मुझे आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, हमारा टेबल सॉल्ट, हम लोग खाते हैं ना नमक, वही है सोडियम क्लोराइड। तो अब यहां पर देखो नमक तो हम लोग ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन से। आपको पता है कि ये दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, खतरनाक प्रॉपर्टीज है, बहुत बहुत ही गजब की प्रॉपर्टीज है, सुन के ही हिल जाओगे। अरे भाई साहब ये तो इतना रिएक्टिव एलिमेंट है ना कि आप अगर इसको आपके हाथ में लोगे ना तो आपके हाथ के पसीने के साथ भी ये रिएक्ट कर देगा, सोचो क्या ही भयंकर एलिमेंट है ये। और ये जो गैस है ये तो इतना ज्यादा पॉइजनस भी है, ओके, कि सूंघ के ही हम मतलब चले जाएंगे, ओके, उस स्टेट में जिस स्टेट में मतलब हमें कुछ शुद्ध नहीं रहेगी कि भाई क्या चल रहा है आजू बाजू में, ओके, मतलब इन शॉर्ट मुझे बताना है, सिंपली मजाक कर रहा हूं मैं भाई, ये पॉइजनस गैस है, ओके, नहीं सूंघनी इसको। ये दो एलिमेंट्स की खतरनाक प्रॉपर्टीज ऐसी है, पर ये जब दो कंबाइन होते हैं दोनों भी तब ऐसा सॉल्ट बनाते हैं कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो भाई नष्ट हो गई सॉल्ट में, क्योंकि सॉल्ट की प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं है भाई, सॉल्ट थोड़ी रिएक्टिव है, इतना खतरनाक रिएक्टिव है कि हमारे स्वेट से मिलके वो रिएक्शन कर ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सॉल्ट पॉइजनस है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो सॉल्ट खाते हैं भाई, सोचो। तो इन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हो गई नष्ट जब ये कॉम्पाउंड, जब इनका मिलन होकर ये कॉम्पाउंड बनाए, और जो कॉम्पाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों एलिमेंट्स से बहुत ही अलग है, कुछ नई प्रॉपर्टी है, करेक्ट। ये कॉम्पाउंड तो हम लोग, ये पॉइजनस तो है ही नहीं, राइट, इतना रिएक्टिव भी नहीं जितना सोडियम है, ओके, तो कुछ नई प्रॉपर्टीज बनी। क्लियर हो गई ये बात, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते। तो अब प्रॉपर्टीज जो होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स की, ओके, ये अलग अलग होती है। अब जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल लॉजिकल बात है, पानी की प्रॉपर्टीज, ये है एक कंपाउंड, ये है सोडियम क्लोराइड दूसरा कंपाउंड, भाई अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ओके, समझ में आ गया आपको बात, ओके। चलो अब ये जो कंपाउंड्स बने हुए हैं, सपोज पानी के केस में ये बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ओके, वैसे ही सोडियम क्लोराइड बना हुआ है सोडियम और क्लोरीन से। तो ये जो कंपाउंड बने हुए हैं जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ओके, तो हम इन कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ओके, पानी को हम लोग तोड़ सकते हैं इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड को हम लोग तोड़ सकते हैं इन सोडियम एंड क्लोरीन, पर हम लोग ऐसे हाथ से सेपरेट करके नहीं पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल सकते, या फिर हाथ से सेपरेट करके नहीं सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर सकते फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ओके, फिजिकल मीन से नहीं कर सकते भाई, कितना भी काटो तोड़ो कुछ भी करो फिजिकल मीन से ये नहीं होगा, कितना भी छोटा छोटा करो ये सोडियम क्लोराइड ही रहेगा, ओके, कभी भी अलग अलग नहीं होगा। केमिकल मेथड से भाई हम लोग ये कर सकते हैं, पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दो भाई, हमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलना शुरू हो जाएगा, टूट गया हमारा पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वैसे ही अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड लेंगे,
इसको थोड़ा हीट करेंगे, इसको पिघलाएंगे, ओके, तो ये पिघलने के बाद, ओके, इसको हम लोग मोल्टन कहते हैं। तो ये मोल्टन NaCl जो होगा ना, इससे भी हम लोग करंट पास करवाएंगे ना, तो भाई हमें सोडियम और क्लोरीन अलग अलग मिल जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या भाई, फिजिकल मेथड से ये अलग अलग नहीं होते, कितना भी काट कूट करो कुछ नहीं होगा, पर केमिकल मेथड से पक्का ये अलग अलग हो सकते हैं। ओके, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो आखिरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉम्पाउंड्स के फॉर्मूले। अब जैसे कि हम लोग ने एलिमेंट्स की कहानी सुनी, तो एलिमेंट्स जो है इनको भी हम लोग ने क्या किया था भाई, रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया था। अब कंपाउंड के केस में भी सभी जगह पर वाटर 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 ऐसे, या फिर सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, ये लिखना मतलब भाई पेनफुल काम है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा भाई इनको भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। तो इनका शॉर्ट फॉर्म जो है ना, वो ये जो एलिमेंट से बने हुए इन्हीं से बनाया गया है। सिंपल लॉजिक है। ओके, पानी बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो पानी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंबल से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमको पता ही है, देखो पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, तो ये बना हुआ किससे, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंबल से। तो कॉम्पाउंड का जो फॉर्मूला है वो बना हुआ है बाय द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स जिससे वो बना हुआ है। ओके, बाय द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स जिससे वो बना हुआ है। क्लियर, समझ में आ गई बात? और उस फॉर्मूला में हमें ये समझ में आता है कि भाई कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स का मिलन हुआ है और फिर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। जैसे कि पानी के केस में हमें इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के समझ में आता है कि भाई 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम के मिलन के वजह से एक पानी का मॉलिक्यूल बना हुआ है। ओके, समझ में आ गई बात? या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के हमें समझ में आता है कि उस कंपाउंड में कितने एटम्स है पर्टिकुलर एलिमेंट के। क्लियर, समझ में आ गई बात? 2 चीजें मैंने बताई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के हमें ये समझ में आ सकता है कि भाई ओके, जो पहले मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ दो वो चीज, ये अभी याद रख लो ठीक से। जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो देख के हमें पता चल जाएगा कि भाई उस कंपाउंड जो भी एलिमेंट से बना हुआ है, ओके, वो कितने एटम्स है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, उसके एक मॉलिक्यूल में। सिंपल, समझ में आ गई बात? तो उसी तरह से भाई बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स के मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये है पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर, ये है अमोनिया। अब मैं इसके नाम नहीं लिखते जा रहा हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लिख लो। ओके, तो ये है अमोनिया, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, ये है सोडियम क्लोराइड। ओके, तो आपको अगर नाम लिखने तो आप पॉज कर लो, बीच में नाम लिख लो फिर से रिज्यूम कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, ये है सोडियम कार्बोनेट, ओके, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, थोड़ा ये हटके है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के पहले बाय लगा देना है सिर्फ। ओके, बाइकार्बोनेट ऐसे। फिर ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप कहोगे सर आप ये फटाफट नाम ले रहे हो, हमें कैसे याद होंगे ये नाम? होंगे भाई होंगे, आप इनको थोड़ा टाइम दो, रोज आके इनको थोड़ा देखो, इनको हाय बाय बोलो, हेलो बोलो मतलब इन शॉर्ट में मजाक कर रहा हूँ, आप इनको थोड़ा रिवाइज करो। ओके, रोज आके थोड़ा थोड़ा देखोगे इनके नाम को और इनके फॉर्मूला को, तो याद हो जाएंगे सिंपली। ओके, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको? चलो आगे बढ़ते हैं मिक्सचर्स पर। ओके, तो एलिमेंट्स देख लिया हम लोगों ने, कंपाउंड्स को भी एक बार रिकैप कर लिया, मिक्सचर को भी समझ लेते हैं। अब मिक्सचर क्या होता है भाई? मिक्सचर बना हुआ है ओके, किस चीज से? पार्टिकल्स से। अब कौन से, किसके पार्टिकल्स भाई? प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब क्या? एलिमेंट्स और कंपाउंड से बना हुआ है, इन शॉर्ट मिक्सचर्स। ओके, पर 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल से मिक्सचर बना हुआ है। ओके, चलो ठीक है, ये बात तो हम लोग ने समझ ली सर कि चलो कंपाउंड भी बनता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से, मिक्सचर भी बन रहा है चलो 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल से। ओके, पर ये जो पार्टिकल्स है ना, इनका जो मिलन है, ओके, तो जैसे कंपाउंड्स के केस में एलिमेंट्स केमिकली कॉम्बाइन हो रहे थे, ओके, वैसे यहां पर प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स केमिकली कंबाइन नहीं होते। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आपको दिमाग में रखनी है। मिक्सचर जब बनता है तब मान्य है कि भाई ओके, पार्टिकल्स 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से ही बनता है वो, पर इन ये जो पार्टिकल्स हैं इनका केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। ओके, या फिर ये पार्टिकल्स केमिकली कंबाइन नहीं होते। ओके, सिंपली मिक्स होते। समझ में आ गई बात? सिंपली मिक्स होते हैं। पर अब ये जो सिंपली मिक्स होते हैं ना,
किसी भी रेशियो में मिक्स होते हैं भाई। ओके, कंपाउंड की तरह कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है इनका, फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है इनका। ओके, विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। ओके, तो मिक्सचर में होते हैं पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ओके, अब मैं ये एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिया है शुगर सॉल्यूशन, ये है एक मिक्सचर, तो इस शुगर सॉल्यूशन में, ओके चलो मैं थोड़ा सा रंगी बिरंगी करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है भाई शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन में मेरे पास है पानी और मेरे पास है शुगर भी। ओके, तो थोड़ा बहुत मैंने मिक्स कर दिया। शुगर व्हाइट कलर की होती है ना, तो थोड़ा मैंने समझ लिया, चलो व्हाइट कलर लेके आते हैं। तो ये है भाई शुगर का और वाटर का मिक्सचर। अब देखो, शुगर जो है और वाटर जो है दोनों भी प्योर सब्सटेंसेस है, तो इन दोनों के पार्टिकल्स ओके है हमारे मिक्सचर में। समझ में आ गई बात? मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। हमारा शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड वाटर, जो कि है प्योर सब्सटेंसेस। समझ में आ गई बात? मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? पर ये पार्टिकल्स मिक्सचर में जो प्रेजेंट है वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं शुगर के पार्टिकल्स, सपोज मैं 100 शुगर के पार्टिकल्स ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, और मैं पानी के 200 पार्टिकल्स ले रहा हूं, तो ये हम लोग कहेंगे ये शुगर सॉल्यूशन है। अगर कोई इंसान कोई भी देश में बैठा हुआ है, उसको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, वो चाहे अब शुगर के पार्टिकल्स अब 500 ले, पानी के पार्टिकल्स कुछ भी ले, तो ओके 300 ले या फिर 1300 ले, चलो ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले, तो भी वो शुगर सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ओके, तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई डेफिनाइट रेशियो में इन प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को कंबाइन होने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो गए तो भी भाई हमारा मिक्सचर बन जाता है। आगे बात समझ में? कंपाउंड की तरह नहीं है यहाँ पर कहानी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? देखो, अगर मैं 100 ग्राम्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ओके सपोज आप मान लो कि मैं 100 ग्राम्स, ओके, या फिर चलो इसके मदद से नहीं, और एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा दूंगा ओके कंपोजिशन के बारे में। पर यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। मिक्सचर की तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। यहाँ पर हमारा शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, उसमें है पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड वाटर, जो कि है प्योर सब्सटेंसेस। तो दिस मिक्सचर इज कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ 2 प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? मिक्सचर कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ 2 प्योर सब्सटेंसेस और मोर, तो और एक पार्टिकल और एक प्योर सब्सटेंस मैंने अगर लिया, तो ये और एक प्योर सब्सटेंस को ऐड कर दिया। सपोज मैंने सॉल्ट को ले लिया और एक प्योर सब्सटेंस लिया मैंने, ओके NaCl। अब ये बन गया मिक्सचर ऑफ 3 प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ 3 प्योर सब्सटेंसेस। समझ में आ गई बात? तो मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? जो प्रेजेंट हो सकते हैं इन एनी रेशियो। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर और एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं ये वाली चीज कि भाई मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता। ओके, कैसे? ये जो आयरन मैंने लिया है, ओके दिख रहा है आपको मस्त एकदम ग्रेइश कलर का, ओके आयरन का पाउडर, और ये है सल्फर का पाउडर। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इनको मैं मिक्स कर रहा हूँ, सिर्फ मिक्स कर रहा हूँ, ओके बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। दोनों का मैंने मिक्स कर दिया। अब मेरे को मिक्सचर मिल गया भाई साहब। चलो मैं मिक्सचर को थोड़ा बना लेता हूँ, थोड़ा अतरंगी तरीके से, थोड़ा बहुत कलाकारी कर लेते हैं हम लोग। ओके, या फिर चलो ये वाला रंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये वाला थोड़ा सा सल्फर को हाँ सूट करे। चलो तो ये वाला रंग मैंने ले लिया, ये सल्फर का पाउडर दिखा रहा है, और ये बीच में थोड़े ब्लैक पाउडर भी आ गया। ओके, मिक्स हो गया है आयरन का पाउडर, तो ये मिक्सचर बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? आयरन और सल्फर का मिक्सचर। चलो, तो अब ये जो मिक्सचर बना हुआ है, अब मैं चाहता हूँ तो मैं भाई इसको बनाने के लिए ओके आयरन के सपोज ओके और सल्फर के, अब ये आयरन का पाउडर है, किससे बना हुआ है? आयरन के एटम से। सिंपल एलिमेंट है ना ये, ओके आयरन एलिमेंट है तो आयरन बना हुआ है आयरन के एटम से। सल्फर भी एलिमेंट है, सल्फर भी बना हुआ है सल्फर के एटम से। ओके, ये दोनों मॉलिक्यूल से नहीं बने हुए, एटम से बने हुए। तो जब मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ, तो जब मैं आयरन और सल्फर को ले रहा हूँ ओके, तो मैं इनके कितने भी एटम्स को कंबाइन कर रहा हूँ ना इन शॉर्ट, क्योंकि मैंने कितना भी आयरन का पाउडर लिया है सपोज यहाँ पर, कितना भी सल्फर का पाउडर लिया है, दोनों को मिक्स कर दिया बस ऐसे ही, तो भी मिक्सचर बन जा रहा है मेरा। तो सपोज मैंने अब यहाँ पर 100 पार्टिकल्स लिए और इसके सपोज 200 पार्टिकल्स लिए, मिक्स कर दिया, मिक्सचर बन गया। क्लियर?
अब मेरे मन में आ गया किसी और या फिर कोई और जगह पर कोई भी बैठा हुआ इंसान, उसके मन में आ गया कि मैं भाई 300 लूंगा और इसके में है ना सिर्फ 50 ही लूंगा, तो भी ये मिक्सचर ही है आयरन और सल्फर का। समझ में आ गया? ओके, पर इससे गड़बड़ क्या हो रही है? अगर मैं 100 ग्राम्स का ये मिक्सचर लूँ, ओके, सपोज मैं इससे 100 ग्राम्स निकालूं आयरन और सल्फर के मिक्सचर में, ओके, तो अब सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो रेशियो दिख रहा है आपको एटम्स का, इसको मैं हटा के थोड़ा ग्राम्स में लिख देता हूँ अब। ओके, तो ओ हमारा 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 आयरन का पाउडर चला गया, ये रहा आयरन का पाउडर। चलो, तो अगर मैं इसको थोड़ा ग्राम्स में लिख दूं, ओके, सपोज मेरे को 100 ग्राम्स आयरन और सल्फर का मिक्सचर बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिया 50 ग्राम आयरन और 50 ग्राम सल्फर। ओके, कोई और जगह पे कोई बंदा बैठा है, उसने लिया भाई 70 ग्राम आयरन, 30 ग्राम सल्फर, ये भी कहलाएगा आयरन और सल्फर का मिक्सचर, ये भी कहलाएगा आयरन और सल्फर का मिक्सचर। ओके, तो 100 ग्राम में से 50 ग्राम आयरन है, इसमें 50 ग्राम सल्फर है, इसमें 70 ग्राम है, इसमें 30 ग्राम है। ओके, कोई और बना रहा होगा, सपोज वो 20 ग्राम आयरन लेगा, 80 ग्राम सल्फर लेगा, कितना भी लो, 1 ग्राम आयरन लो और 99 ग्राम सल्फर लो, तो भी वो मिक्सचर ही कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग 100 ग्राम्स ले रहे हैं किसी भी मिक्सचर को, सपोज 100 ग्राम्स का मैंने कोई भी मिक्सचर लिया, उसमें कितना ग्राम्स कौन सा कंपोनेंट होगा वो मैं नहीं बता सकता। ओके, क्योंकि हमारी इच्छा पर है, हमको जितना चाहिए उतना हम लोग मिक्स कर ले, बना ले मिक्सचर। पर वैसे कंपाउंड की बात करें, ये सब में इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मैं 100 ग्राम्स पानी ले रहा हूं, ओके, तो पक्का दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको ये फिक्स होगा, ये मिलेगा कि भाई 11.11 ग्राम्स इसमें हाइड्रोजन होगा। दुनिया के कोई भी कोने में जाओ और पानी लो, प्योर पानी लो, आपको 11.11 ग्राम्स हाइड्रोजन होगा उसमें और 88.88 ग्राम्स ऑक्सीजन होगा, कहीं पर भी जाओ। ओके, इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम्स ऑफ पानी में इतना ग्राम हाइड्रोजन, इतना ग्राम ऑक्सीजन फिक्स है भाई, कहीं पर भी जाओ। तो इसका मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है। ओके, क्लियर? पर इसका कंपोजिशन इल फिक्स नहीं है। समझ में आ गई बात? तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स। कंपोजिशन मतलब जिन एलिमेंट से वो बना हुआ है उन एलिमेंट्स का अमाउंट, ऐसे समझ लो अभी आप लोग। ओके, तो ये यहाँ पर फिक्स है कंपाउंड के केस में, पर मिक्सचर के केस में फिक्स नहीं है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपने को कितना अमाउंट लेना है उतना लो, मिक्स कर दो, मिक्सचर बन गया। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते। अब मिक्सचर जब बनता है तब जो भी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती है, ओके, पार्टिकल्स की, जिन भी प्योर सब्सटेंसेस से मिक्सचर बना हुआ है उनके पार्टिकल्स की जो भी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ने आयरन और सल्फर ले लिया था, राइट? तो मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद यहाँ पर ओके आयरन और सल्फर का मिक्सचर बन गया। ओके, तो अब ये कह रहे हैं मिक्सचर के केस में होता क्या है, जिन भी प्योर सब्सटेंसेस से मिक्सचर बना हुआ है, मिक्सचर बनने के बाद उन प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज लूज नहीं होती, बल्कि कंपाउंड के केस में क्या होता है, जिन भी प्योर सब्सटेंसेस के से कंपाउंड बना हुआ होता है वो प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाती है। करेक्ट? पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों? कैसे? आप ही टेस्ट कर लो, आयरन और सल्फर के पाउडर को अगर आप मिक्स करोगे और अगर आप मैग्नेट लेके आओगे, तो हमको तो पता है भाई आयरन मैग्नेट से चिपकता है, लगा है उसको। यहाँ पर मिक्सचर के ऊपर भी अगर मैग्नेट घुमाओगे तो क्या होगा मालूम है, ये जाएगा, निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ बचेगा सल्फर का पाउडर। ओके, बाकी सारा का सारा आयरन जो है ये चिपक जाएगा हमारे मैग्नेट को, सारा का सारा आयरन का पाउडर ऑलमोस्ट। ओके, अगर बच गया तो दूसरा मैग्नेट लो, उसे चिपका के देखो, चिपक जाएगा। ओके, तो आयरन ने उसकी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, भले वो मिक्सचर में है तो भी नहीं छोड़ी, आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी मिक्सचर में बरकरार रखी। तो इसी को कहते हैं ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस आर रिटेन्ड इन द मिक्सचर। ओके, और एक एग्जांपल देता हूं मैं। चलो, सल्फर जो है ना वो कार्बन डाइसल्फाइड नाम के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। ओके, घुल जाता है सिंपली। तो अगर मैं मिक्सचर लूँ, उठाऊँ अब ये, ओके, अब छोड़ो, ये तो बात समझ में आ गई हमको, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये मिक्सचर है आयरन और सल्फर का, ठीक है। अब मैं इस मिक्सचर को उठाऊँ डायरेक्टली और इसको मैं डाल दूँ इस कार्बन डाइसल्फाइड वाले सॉल्यूशन में। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा सा रंग कर देता हूँ, अलग कोई तो रंग दे देता हूँ इसको, ग्रीन दे दिया मैंने। चलो ठीक है, ऐसा कुछ कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं इसका कलर ग्रीन कलर का है, मैंने बस आपको बताने के लिए दिया। इसमें मैंने इस मिक्सचर को डाला तो क्या होगा, ये जो येलो कलर का हमारा सल्फर का पाउडर है ना, ये घुल जाएगा, अंदर दिखेगा ही नहीं, हमको दिखेगा सिर्फ ब्लैक कलर के आयरन। ओके, तो
आयरन की प्रॉपर्टी नहीं होती ना, इसलिए वो नहीं घुलता है, सिंपली ये रीजन है उसका। पर सल्फर देखो मिक्सचर में हो या मिक्सचर में ना हो, वो उसकी प्रॉपर्टी बरकरार रख रहा है। मतलब मिक्सचर में जब नहीं है तब सल्फर की जो प्रॉपर्टी थी, मिक्सचर में जब है सल्फर तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रख रहा है। तो समझ में आ गई बात, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस आर रिटेन्ड इन द मिक्सचर। क्लियर हो गई बात? ओके। अब यही चीजें जो है हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि भाई मिक्सचर और कॉम्पाउंड्स, ओके, इनके बीच में मैंने अब पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया था, तो इसको अब फिर से हम लोग दोहराएंगे नहीं। देखो मिक्सचर कैसे बनता है, पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस से बनता है, करेक्ट, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। और ये जो पार्टिकल्स है केमिकली कंबाइन नहीं होते, दिमाग में रखना है ये चीज, ओके। और ये जो पार्टिकल्स है कितने भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, ओके, आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, कितने भी एटम्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, ओके। कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है भाई, इतने ही एटम्स होंगे इसके, इतने ही एटम्स होंगे इसके। आयरन के कितने भी हो सकते हैं, सल्फर के कितने भी हो सकते हैं, राइट, ओके, विच में बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। आयरन के कितने भी एटम हो सकते हैं, सल्फर के कितने भी हो सकते हैं, ओके। वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे भाई, ये मिक्सचर ही कहलाएगा, भले इसके कितने भी एटम्स लो, इसके कितने भी एटम्स लो, करेक्ट। तो विच आर प्रेजेंट इन इट इन एनी प्रोपोर्शन। समझ में आ गई बात ये। फिर 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, डेफिनेशन ही था, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे केमिकली इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, समझ लिया था हम लोग ये चीज को। फिर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंस आर रिटेन इन द मिक्सचर, अब भी देखा, करेक्ट। वैसे ही ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर लॉस्ट, ये भी हम लोग ने समझा है, एंड कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके, वाटर का एग्जांपल लेके, तो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, ओके, बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसमें आप वो भी जोड़ सकते हो कि भाई केमिकल कॉम्बाइन होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स कंपाउंड में, ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ओके, प्योर सब्सटेंसेस का जब वो कंपाउंड बनते हैं। पर जब मिक्सचर बनता है तब केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, सिंपली मिक्सिंग होती है। ये भी आप चीज ऐड कर सकते हो, ओके। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर, ओके। तो इस चैप्टर का ये जो पहला बेसिक्स वाला पार्ट था हम लोग ने कवर कर लिया है। आपके नॉलेज में अगर कुछ गैप रह गया होगा क्लास 6 के बाद, तो हम लोग ने उस गैप को ब्रिज करने की मैंने पूरी कोशिश की है, ओके। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ के, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ओके। पर आप ये चीज़ मेरे को बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ओके, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं, आपको मज़ा आया या नहीं, राइट। बाकी आपको पता ही है लर्न ऑफ मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।